तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, विश्व व्यापार संगठन इसको हिंदी में बोलते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वैसे तो 1995 में हुई है, बट इसका इतिहास थोड़ा लंबा है। विश्व व्यापार संगठन के रूप में 1995 में आया है, उससे पहले इसे किसी और नाम से जाना जाता था। तो इसके इतिहास को जानते हैं सबसे पहले, और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं अंदर के उनको जानेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि विश्व व्यापार संगठन है क्या और किस प्रकार से ये अपने प्रीडिसेसर यानी कि इससे पहले जो गैट था उससे किस प्रकार से ये अलग है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, 1995 में हुई थी। इससे पहले इसको गैट के नाम से जाना जाता था, GATT। गैट का जो पूरा नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम पढ़ रहे थे, इसके 6 अंगों के बारे में भी हमने पढ़ा है, और उसमें से एक अंग था इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा 1945 में एक प्रस्ताव रखा गया था और कहा गया था कि एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन बनाया जाएगा। जिस प्रकार से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बना, इसी प्रकार के संगठन का प्रस्ताव 1945 में ही रख दिया गया था और कहा गया था कि एक फुल फ्लैज्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी, फुल फ्लैज संगठन बनाया जाएगा। ये नहीं बन पाया था, उसके कुछ कारण थे। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन थे। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए एक हवाना चार्टर 1948 में 1948 में अमेरिका के पास आता है और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन इसको अपनी संसद में प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो अमेरिका की जो संसद है दैट इज़ कॉल्ड कांग्रेस, उसके 2 सदन हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको प्रतिनिधि सदन कहते हैं, और सीनेट। सीनेट अमेरिका का ऐसा ऊपरी सदन है जो दुनिया का सबसे पावरफुल ऊपरी सदन माना जाता है। और कंपैरेटिवली यदि आप देखेंगे, इंडिया का जो ऊपरी सदन है उसको राज्यसभा कहते हैं और ये वीक है, बट अमेरिका का जो ऊपरी सदन है सीनेट, जिसमें हर राज्य से 2 सदस्य लिए जाते हैं, वो दुनिया का सबसे पावरफुल सदन है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन को उस वक्त डर ये था कि जैसे ही वह ये प्रस्ताव इस चार्टर को लेकर अपनी सीनेट में जाएंगे तो सीनेट उसको डिसअप्रूव कर देगी, यानी कि उसको पारित नहीं करेगी। तो ये उनका डर था, इसी डर से उन्होंने अपनी कांग्रेस में इसको प्रस्तुत नहीं किया। उनको लगा कि शायद जो सेनेटर्स हैं, सेनेटर्स का मतलब ये है कि जो सीनेट के मेंबर्स हैं, वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के ऊपर ये आरोप लगाएंगे कि आप ये जो प्रस्ताव ला रहे हैं ये अमेरिकी प्रभुसत्ता को खतरे में डालेगा। अब प्रभुसत्ता कैसे खतरे में पड़ेगी? अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन का मकसद क्या है कि जो देश हैं वह अपने अर्थव्यवस्थाओं को ओपन करेंगे। अब उनके जो आर्थिक निर्णय वो खुद नहीं लेंगे बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था लेंगे। तो जब किसी देश के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था या कोई दूसरा देश निर्णय लेना शुरू कर देता है तो उसकी प्रभुसत्ता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। प्रभुसत्ता की डेफिनेशन यही तो है कि कोई देश आंतरिक और बाहरी रूप से इंडिपेंडेंट है, दूसरे देश या दूसरे संगठन के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सो अमेरिकी राष्ट्रपति को ये डर था कि वहाँ की जो सेनेट है उसके मेंबर्स उनके ऊपर आरोप लगाएंगे कि आप अमेरिकी प्रभुसत्ता के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसको अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्तुत नहीं किया। तो अमेरिका, जैसे कि आपको पता है कि एक बहुत बड़ी पावर उस समय थी 1945 के बाद, और आप पाएंगे कि जितनी भी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके हेडक्वार्टर्स या उसमें पावरफुल जो पोजीशन है वो अमेरिका की ही रही है। तो अमेरिका एक बहुत बड़ी महाशक्ति थी, 2 महाशक्तियाँ बन के आई थी। अमेरिका काफ़ी बड़ी महाशक्ति थी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने में यदि अमेरिका मना कर देता है तो दैट मीन्स मना है। तो उस वक्त के हिसाब से आप समझ लीजिए
कि 1945 का जो प्रस्ताव था, जो चाह रहा था कि विश्व व्यापार संगठन की तरह ही एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ITO बने, 1945 में ही जो ख्वाहिश थी वो नहीं पूरी हो पाई और उसके स्थान पर एक अल्टरनेटिव निकाला गया। वो अल्टरनेटिव ये था कि कुछ देश इकट्ठे होते हैं, वो कहते हैं कि हम गैट बनाएंगे, ठीक है, एक एग्रीमेंट करते हैं आपस में, और उन्होंने बोला कि हमने इस गैट को बना लिया है, इसका मकसद होगा आपसी प्यार से व्यापार करना और बिना किसी भेदभाव के व्यापार करना। तो गैट के जितने भी जो सदस्य होंगे वो इस बात पे राज़ी हुए कि हम आपस में व्यापार करेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक जो है वो टैरिफ हम एक दूसरे देश के ऊपर नहीं लगाएंगे। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब होता है प्रतिबंध, ठीक है। तो खुले व्यापार के आगे हमेशा ही दो प्रतिबंध होते हैं, एक होते हैं टैरिफ बैरियर्स और एक होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट अच्छे से जानते होंगे। तो इन्होंने बोला कि हम टैरिफ बैरियर्स हटाएंगे और जितने भी जो मेंबर्स हैं वो हर दूसरे देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देंगे। अब मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है कि जो भी देश गैट के सदस्य होंगे वो दूसरे देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन MNF का दर्जा देंगे। उसका मतलब होता है कि सभी देश एक दूसरे देश को अलो करेंगे कि वह एक दूसरे देश में व्यापार फ्रीली कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का टैरिफ बैरियर नहीं लगाया जाएगा। टैरिफ बैरियर होते हैं कि जब कोई देश किसी दूसरे देश की वस्तुओं के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, ठीक है, टैक्सेस लगाता है, आयात कर लगाता है, तो कम से कम आयात कर किए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अमेरिका से वस्तु आती है इंडिया में, अमेरिका से बन के वो 100 रुपये में निकलती है और इंडिया में जैसे ही एंटर करेगी तो उसमें इंपोर्ट ड्यूटी आयात कर यदि 40 रुपये लगा दिए जाता है तो उसकी कीमत जो उसकी मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 140 रुपये। उसके बाद फिर कंपनी प्रॉफिट की बात करेगी तो ये 40 रुपये भारतीय सरकार को जाएंगे, इसी को इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। और जब सरकारें ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाती हैं, ड्यूटीज़ लगाती हैं, तो उसके कारण उस वस्तु का जो प्राइस है वो ज़्यादा हो जाता है, जो कि फ्री कंपेटिटिव मार्केट के लिए नुकसानदायक होता है। तो व्यापार जो है वो मुक्त रूप से आदान प्रदान हो, उसके लिए कम से कम कर होने चाहिए। तो इसी को बोला जाता है टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। तो मेन मकसद गैट का था टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म करना और मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देना एक दूसरे को। जब गैट 1947 में बनाया गया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड 1947 में बनाया गया था, तो इसके जो स्थापना वाले जो देश थे वो 23 थे। कौन कौन से थे स्थापना वाले देश? 23 थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, बर्मा, कनाडा, साइलोन यानी कि श्रीलंका, चिली, चाइना, क्यूबा, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, इनफैक्ट इंडिया भी इसका मेंबर था, लेबनान, लग्जमबर्ग, दी नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पाकिस्तान, सदर्न रोडेशिया, सीरिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो अमेरिका ने इसका मेंबर बनने, जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी उसका मेंबर बनने में वो नाकामयाब रहा, क्योंकि वहाँ की सेनेट में ही उसको प्रस्तुत नहीं किया गया उस प्रस्ताव को। परंतु अमेरिका गैट का मेंबर ज़रूर बना और इंडिया भी इसका मेंबर था। तो 23 मेंबर्स थे। इन 23 मेंबर्स ने बोला कि हम सभी देश एक दूसरे देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देंगे। मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा, फेवर्ड यानी कि किसी का पक्ष करना, और नेशन कि यदि अमेरिका किसी ऐसे देश में अपनी वस्तु को बेचना चाहता है जो कि गैट का मेंबर है, तो वहाँ पर उस देश के द्वारा कम से कम आयात कर लगाया जाएगा, कम से कम आयात कर लगाया जाएगा। और जब वो दूसरा देश कम से कम आयात कर लगाएगा तो उसका फ़ायदा जो एक्सपोर्ट कर रहा है, जो निर्यात कर रहा है, उसको होगा। तो सभी देश ऐसा ही करेंगे, कम से कम ड्यूटीज़ लगाएंगे, कम से कम कर लगाएंगे।
अब आगे बढ़ने से पहले टैरिफ बैरियर्स तो मैंने बता ही दी है, अब नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हम समझ लेते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर से थोड़ा अलग है, क्योंकि टैरिफ बैरियर जो है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है कि 100 रुपये की वस्तु अमेरिका से निकली और इंडिया के द्वारा अगर 40 रुपये टैरिफ बैरियर लगाया गया है, टैक्स लगाया गया है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, तो 140 की वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगी। नॉन टैरिफ बैरियर जो है वो अप्रत्यक्ष है, जैसे कि किसी देश के द्वारा कोई कोटा तय कर दिया जाता है। तो नॉन टैरिफ बैरियर के जो प्रकार हैं उनको पहले सुन लीजिए, फिर मैं उनको समझाता हूँ। नंबर 1 है कोटा, दूसरा है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, तीसरा है स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस। तो सबसे पहला बताया है कोटास। किसी देश के द्वारा जब ये तय कर दिया जाता है कि हम किसी दूसरे देश से एक निश्चित सीमा तक ही वस्तुएं खरीदेंगे, उसको कोटा बोला जाता है, कि उसका एक कोटा तय कर दिया जाता है। जैसे कि अमेरिका की एक कंपनी जो कि जीन्स बनाती है, उसके पास भरपूर मात्रा में जीन्स है और वो इंडिया में जीन्स एक्सपोर्ट करना चाहती है, ठीक है, दुनिया भर की जीन्स एक्सपोर्ट करना चाहती है और इंडिया में मार्केट भी है, इंडिया के लोग भी चाहते हैं। पर भारतीय सरकार क्या करती है, वो कहती है कि आप केवल 10,000 जीन्स की पैंट्स यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी को कोटा बोला जाता है कि एक कोटा निश्चित कर दिया जाता है। अब जो गैट था उसके द्वारा नॉन टैरिफ बैरियर्स को कभी भी शामिल नहीं किया गया, ठीक है, वो सिर्फ टैरिफ बैरियर्स को ही डील कर रहा था। दूसरा आता है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, कि यदि कोई दूसरा देश यदि इंडिया में कोई वस्तु एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसको भारतीय सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा और लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स बहुत टफ होगी, ठीक है, बहुत सारे ऑफिसेज़ के दरवाजे उसको खटखटाने पड़ेंगे, ये रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट, तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। और दूसरी तरफ यदि इंडिया का कोई व्यापारी अपनी वस्तु किसी दूसरे देश में बेचना चाहता है तो उसको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा और ये लाइसेंस की प्रक्रिया होगी, बहुत टफ होगी। तीसरा आता है स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस। इसका मतलब ये हुआ कि कोई दूसरा देश यदि हमारे देश में अपनी वस्तुएं बेचना चाहता है तो उसको कुछ टेस्ट पास करने होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैगी किसी दूसरे देश से आती है तो ये देखा जाएगा कि क्या वह हाइजीनिक है या नहीं है, क्या लोगों की हेल्थ को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दूसरा सेफ्टी देखी जाएगी कि लोग इसको यूज़ करते हैं तो कितनी सेफ्टी उसमें है। तीसरा इन्वायरमेंट के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये रेगुलेशन किसी देश के द्वारा बना दिए जाते हैं और इनको बड़ा स्ट्रिक्टली जब फॉलो किया जाता है इसको नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं किसी देश में, बट जब किसी देश के द्वारा इनको ज़्यादा से ज़्यादा कठिन किया जाता है तभी ये नॉन टैरिफ बैरियर है, एक बाधा बनते हैं, एक बैरियर बनते हैं फ्री ट्रेड में, ठीक है, स्वतंत्र व्यापार में एक बाधा बनते हैं। तो आपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में सुना होगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की जो रैंकिंग है वो सुधरी है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यही है कि सरकार के द्वारा टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम किया जाएगा। तो हमने सबसे पहले समझा टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ सिंपल से टैक्सेस हैं, इंपोर्ट ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हैं जो हमें दिख रहे हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जो कि ड्यूटी नहीं है, टैक्स नहीं है, पर फिर भी वो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करने में। तो 3 प्रकार के नॉन टैरिफ बैरियर्स हमने समझ लिए हैं। अब इनमें से हम एक चीज़ ये भी समझ लें कि जो गैट था 1947 में जो बना था वो सिर्फ किससे डील कर रहा था, टैरिफ बैरियर्स से। मेनली किससे डील कर रहा था, टैरिफ बैरियर से, और बाकी नॉन टैरिफ बैरियर तो चले रहे। जैसे कि इंडिया के बारे में हमने सुना होगा, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी 1947 से लेकर 1991 तक, इट वाज मोर टिल्टेड टू सोशलिस्टिक पैटर्न, समाजवादी झुकाव हमारी अर्थव्यवस्था का था। तो आपने PSU के बारे में सुना होगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो कि सरकार के द्वारा ही चलाई जाती थी, सरकार के द्वारा ही इंडस्ट्रीज चलाई जाती थी ज़्यादातर। और यदि किसी व्यक्ति को इंडस्ट्री खोलनी होती थी तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिट लेना पड़ता था, सरकार उसका कोटा निश्चित करती थी कि आपको कितनी वस्तुएं बनानी है। तो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स थे।
तो गैट के द्वारा मेनली सिर्फ टैरिफ बैरियर्स के साथ ही डील किया गया है, नॉन टैरिफ बैरियर्स के साथ डील नहीं किया गया है। इसलिए कहा जाता है कि जो गैट ट्रेड रिजाइम था उसकी कुछ सीमाएं थी, काफ़ी सीमाएं थी उसकी, तो एक सीमा तक ही वो काम कर पा रहा था। सबसे पहली जो इसकी सीमा ये थी कि इसके सिर्फ नियम, नॉर्म्स एंड रूल्स थे, नियम और रिवाज ही इसके पास थे, बाकी इसके पास कुछ भी नहीं था। और इसको एक संस्था का दर्जा भी 1960 में मिलता है जब गैट की काउंसिल बन जाती है। गैट की 1960 में जब काउंसिल मिलती है तभी इसको संस्था का दर्जा मिलता है, अदरवाइज सिर्फ ये नियमों में ही एग्जिस्ट कर रहा था, इसके कुछ नियम ही थे। दूसरी जो सीमा है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो ये थी कि जो गैट था वहाँ सिर्फ टैरिफ बैरियर्स हटाने की बात करता था, और टैरिफ बैरियर्स किसके मामले में? केवल वस्तुओं के मामले में। तो हमने सुना होगा गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं और सेवाएं, तो केवल वस्तुओं में ही टैरिफ बैरियर्स हटाने की बात करता था, यानी कि सर्विसेज के साथ कोई भी डील इसके द्वारा नहीं करी जाती थी। सर्विसेज जो थी वो इसके दायरे से बाहर थी। अब सर्विसेज क्या होती है? जैसे सेवाएं, जैसे कोई टीचर है, कोई हेल्थ वर्कर है, कोई ट्रक का ड्राइवर है, दीज आर कॉल्ड सर्विसेज, ठीक है। और गुड्स जो है वो किसी इंडस्ट्री में बनाई जाती है। तो सर्विस सेक्टर जो था वो गैट के दायरे से बाहर था। इसके अलावा एग्रीकल्चर भी इसके दायरे से बाहर था, कृषि भी इसके दायरे से बाहर था, और टेक्सटाइल भी, जिसको हम कपड़ा बोलते हैं, कपड़ा भी इसके दायरे से बाहर था। इसलिए कभी कभार आरोप भी लगते हैं कि कपड़ा और कृषि को बाहर रखा गया क्योंकि कपड़ा और कृषि किस देश में होगी? जो गरीब देश होंगे, जो तीसरी दुनिया के देश होंगे, जो गरीब देश होंगे, वहाँ पर कपड़े का निर्माण किया जाता है। और जो विकसित देश थे उन्होंने अपने फेवर में गैट की स्थापना करी थी, तो ज़्यादा नियम उन्होंने अपने फेवर में बनाए थे। इसके अलावा जो नॉन टैरिफ बैरियर्स थे वो भी गैट के दायरे में नहीं आते थे। गैट के ज़माने में यदि दो देशों के बीच कोई विवाद हो जाता था, जैसे इंडिया किसी दूसरे ऐसे देश के ऊपर आरोप लगाए कि वह गैट के नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है और हमें हमारी वस्तुओं को उस देश में जब निर्यात करना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ बैरियर्स लगा रहा है, तो इंडिया ऐसी शिकायत यदि गैट से करता था तो ऐसा मैकेनिज़्म बहुत वीक था, काफ़ी कमज़ोर था। तो गैट अपने देशों के बीच जो विवाद होते थे उनको सुलझाने में भी काफ़ी वीक था, काफ़ी कमज़ोर था। हालांकि कुछ हद तक गैट कामयाब भी हुआ है, क्योंकि 1947 में 1947 में जो एवरेज टैरिफ बैरियर्स थे वो 40% थे और 2000 में ये 3% रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं था कि एक बार गैट बना दिया तो उसके बाद सारे काम बंद हो गए। उसके बाद गैट के जो सदस्य थे उन्होंने तय किया कि वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, मीटिंग्स करते रहेंगे। तो मीटिंग्स की जो श्रृंखला उसको उन्होंने राउंड कहा। जो मीटिंग्स करी जाएंगी, जो कॉन्फ्रेंसेस करी जाएंगी, जो समझौते किए जाएंगे फ्यूचर में, उनको राउंड्स कहा। तो कुछ नाम है, जैसे कैनेडी राउंड्स की टॉक्स हुई थी, देन टोक्यो राउंड्स की, उरुग्वे राउंड का मतलब ये है कि जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, जो मीटिंग्स कर रहे हैं, उसकी श्रृंखला। तो बहुत सारी इसकी मीटिंग्स हुई हैं, बहुत सारी इसकी कॉन्फ्रेंसेस हुई है। इनके बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया गया है। तो सबसे पहले 1947 में 23 कंट्रीज़ आपस में मिलती हैं, एक ट्रीटी करती हैं, संधि करती हैं, और 1 जनवरी 1948 को जो गैट था वह फोर्स में आ जाता है, यानी कि काम करना शुरू कर देता है 1 जनवरी 1948 से। फिर 1949 में फिर से गैट के मेंबर्स मिलते हैं, इसको बोलते हैं सेकंड टाइम ये मिलते हैं, और इसको सेकंड गैट राउंड कहेंगे, ठीक है। और ये फ्रांस में मिले थे, यूरोपियन कंट्री में। तो यूरोपियन कंट्री फ्रांस में मिलते हैं ये दूसरे राउंड की वार्ता में। तीसरा जो राउंड होता है वो 1955 और 1956 को होता है, 1950 को होता है। ये मिले थे यूके, इंग्लैंड में मिलते हैं। जो चौथा राउंड था वो 1955 और 1956 में था, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में मिलते हैं, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। तीसरा यूनाइटेड किंगडम, चौथा स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड जो है वह
यूरोप के मध्य की कंट्री है, फ्रांस इसके वेस्ट में है, नॉर्थ में जर्मनी है, साउथ में इटली है और ईस्ट में ऑस्ट्रिया है। 4 देशों के बीच गिरा हुआ है। तो चौथे राउंड की वार्ता यहाँ पे हुई थी। अब ये राउंड की वार्ता की जो मैं बात कर रहा हूँ, 1948 में जब गैट बन गया तो इन्होंने आपस में ये भी तय किया कि फ्यूचर में ऐसा नहीं है कि हम रुक जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इन्होंने बोला कि हमारा मकसद है दुनिया के अंदर फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना। उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम आज मिल गए तो सारी बातें ख़त्म होगी। तो इनका मकसद था कि दुनिया के अंदर हम टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स, सर्विसेज, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल्स को भी हम फ्री करेंगे। इसमें भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए हम टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चौथे राउंड की जो वार्ता हुई थी स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। 5वें राउंड की 1960-1962 में यूएस में होती है ये। 6ठे राउंड की जो होती है कैनेडी राउंड 1964 से लेकर 1967 तक। इसमें डिस्कस होता है कि जो टैरिफ बैरियर्स हैं उनको कम किया जाएगा। 7वें राउंड की टोक्यो राउंड इसको बोलते हैं, 1973 से लेकर 1979 तक होती है। इसमें कहा गया था कि करीब करीब 300 बिलियन यूएस डॉलर के हिसाब से टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस किया जाएगा। और इसी के साथ इन्होंने बोला कि हम नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस करने का भी काम करेंगे। तो यही जो वार्ताएं थी, जैसे कैनेडी राउंड होगी, फिर टोक्यो राउंड होगी, इन्हीं में चर्चाएं शुरू हो जाती है कि हमें केवल टैरिफ बैरियर्स तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि हमें नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी ख़त्म करना है। फिर नेक्स्ट आती है उरुग्वे राउंड 1986 टू 1993। उरुग्वे राउंड की वार्ता ये होती है और 1986 से लेकर 1993 तक फिर से ये देश आपस में मिलते हैं, लंबी डिस्कशंस चलती है और ये कहते हैं कि हमें सर्विसेज को भी फ्री करना है दुनिया के देशों में से, और इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी, कृषि को भी, टेक्सटाइल्स को भी, इन सभी को रिफॉर्म किया जाएगा, इन सभी का सुधार किया जाएगा। तो जब ये सारे इश्यूज ऐड कर लिए गए तो यही वो लास्ट राउंड की जो वार्ता थी जिसके कारण वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 1995 में। ठीक है, 1995 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद भी ये जो राउंड्स की जो बातें थी वो आपस में चली रहती हैं, जैसे कि दोहा राउंड 2001 में हुई है और ये WTO के द्वारा ऑर्गेनाइज़ करवाई गई थी। दोहा से पहले जितनी भी जो ये राउंड्स की बातें हुई हैं ये किसके द्वारा बुलाई गई थी? गैट के द्वारा। तो विश्व व्यापार संगठन ऐसा नहीं है कि एक वक्त पे आकर लोगों के दिमाग में आइडिया आया तो बना दिए। तो ये इसका विकास हुआ है, इवोल्व हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है इसका।